अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे मौशत की। हुकूमती दावे एक तरफ, मुआशी इशारे एक तरफ। हुकूमत दावा कर रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अफरात ज़र कम हो रही है, महंगाई दुनिया पिछले 6 माह की मुल्क में कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ये सब हुकूमत कह रही है। इस पर जो है वो कारोबारी हजरात क्या कहते हैं उस पर उनकी राय लेंगे। मुल्क में एक तरफ एहतजाजी सिलसिले भी जारी हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल भी मौजूद है। इस सब पे बात करेंगे क्योंकि जब आम आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है कि आपस की लड़ाइयों में पिस्ता आम इंसान है। तो कारोबारी हजरात से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है उससे आम आदमी कितना मुनाफा उठा रहा है, और जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या वाकई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सहूलियात लोगों को फराहम की जा रही हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव पंजाब में लिया गया है जिसका जो मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब ने उसका ऐलान किया है वो ये है कि कारोबार कार्ड जो है वो दिया जा रहा है छोटे कारोबार करने वाले को, जिसको 30 लाख तक रुपए के जो है वो लोन जो है वो दिया जाएगा। जबकि ये तादाद जो हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है वो करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो भी दिया जा सकता है। इसी पर आज बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें मुल्क की मौशी हालात की, हुकूमती दावे एक तरफ, इस पर मौशत को समझने वाले क्या राय रखते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में इंजीनियर खालिद उस्मान साहब मौजूद हैं, SVP हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अपना मकाम है, गहरी निगाह रखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे तनकीद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। इनसे पूछते हैं कि कारोबार जा किस तरफ रहा है, क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का इस वक्त नारा है, इनिशिएटिव भी बहुत से लिए जा रहे हैं, पंजाब में भी लिए जा रहे हैं, फेडरल भी लिए जा रहे हैं, क्या उससे कारोबार को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या सिर्फ हुकूमती दावे? क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें दावों की हद तक महदूद रहती हैं और जब प्रैक्टिकली काम करने की बारी आती है तो काम नहीं होता। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो आम आदमी का सवाल ये होता है कि मईशत वाकई बेहतर हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि उसको तो सस्ती रोटी चाहिए जी। ठीक, तो क्या मईशत बेहतर हो रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है बेसिकली। यानी बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ इशारे हमारे स्टेबलाइज हों, स्टेबलाइजेशन एक हमें नज़र आती है, लेकिन ये सारी स्टेबलाइजेशन जो है ना बेसिकली वो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए से हासिल की है। ओके, ठीक है ना। देखिए, जब आप कोई चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर के खर्चे हैं वो मैंने कम कर दिए हैं, ठीक है ना, तो एक वक्ती रिलीफ मुझे मिलेगा। मैंने क्या किया, बच्चों को बड़े स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में डाल दिया, खाना 2 टाइम 3 की बजाय मैंने 2 टाइम कर दिया। ये शॉर्ट टर्म हो सकते हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म में ये खुद नुकसान पहुंचाएंगे मुझे, ठीक है। अच्छा, असल बात क्या है कि मैं अपने घर की आमदन को बढ़ाऊं। अगर मैंने अपने घर की आमदन को बढ़ाने के बाद चीज़ों को स्टेबलाइज किया है तो देन दिस मीन्स कि अब मैं ऑन अ राइट ट्रैक। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ अच्छा अभी नहीं है। देखिए, हम जब तक इस मुल्क का इकोनॉमी का इंजन है ना, ये बेसिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। अब ये इंजन तकरीबन ऑफ हुआ है, इसको आपको ऑन करना है ना, इस इंजन को आपको, तो आपको कुछ इंसेंटिवाइज करना है चीज़ों को, आपको इक्विलिब्रियम्स को बेसिकली शिफ्ट करना है ताकि चीज़ें उधर। अभी हम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली मिसाल के तौर पर देखें, इंटरेस्ट रेट हमारा अभी भी 15% के ऊपर जो है ना बेसिकली हम जो है वो खड़े हैं। अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अब गवर्नमेंट तो कह रही है नीचे लेकर आ रहे हैं ना, ग्रेजुअली जब आप ले आएंगे बेसिकली देखें उस वक्त यकीनन मैं भी कह दूंगा कि ठीक है। अभी इस वक्त इंडस्ट्री की हालत ये है कि सर इस वक्त इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो ज़ीरो है, स्लाइटली माइनस की हमारी बेसिकली ग्रोथ इस वक्त हम लेके चल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ ना जी लास्ट ईयर से मेरी एक्सपोर्ट इतने % बढ़ गई हैं, अब ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ। मैं अगर यूँ पूछूँ आपसे कि जब हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट थी क्या वो वापस आ गई हैं? वो तो अभी वो भी वापस नहीं, वो तो अभी तो हम उनसे भी बहुत दूर हैं। सो दिस मीन्स के जब हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पिछले 4-5 सालों में अब इस वक्त एक्सपोर्ट्स को $40 बिलियन हमारी बेसिक, तो अगर मैं उससे देखूँ तो हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं मिल रही। हमारे जो इसी तरह आप देखें कि जो हमारा IMF का एग्रीमेंट है उसमें जो हमने टैक्स की शरह हासिल करनी थी, बेसिकली जो टैक्स हमने इकट्ठा करना था वो भी हम अभी टारगेट से ऐसे लग रहा है कि 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल होगा जो बेसिकली हम दूसरे तरीक़ों से किसी थे। तो दिस मीन्स कि अभी हमारी इकोनॉमी की, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये वो ये कहते हैं कि हम तो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं वगैरह, अफरात ज़र 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो
स्टेबलाइज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें, आप इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट पढ़ें, हमारी मौशत बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट वो कह रहे हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है। तो ये इशारे क्या है? देखिए मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपनी जो बात है, जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन की बात आपने की है, इन्फ्लेशन इस वक्त हमारी कम है। अच्छा, अब हम सिर्फ एक फिगर उठाते हैं कि जी हमारी इन्फ्लेशन 28 से 5-6% के ऊपर आ गई, ट्रू आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? 3 साल 4 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये की थी, पहले वो 25-30% से बढ़ी, वो 160 रुपये की होगी, अब वो 5% मजीद बढ़ गई है। ठीक हो गया, अब वो चीज़ हो गई है 100 रुपये की चीज़ 165 रुपये की हो गई है। अब जो चीज़ 165 रुपये की हो गई है, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपकी आमदन भी उसी तरह बढ़ी है? नहीं बढ़ी। तो अब इसका मतलब ये है कि हम ये तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन, यस इन्फ्लेशन जो है ना उसका, यानी जो महंगाई की जो शरह थी ना, जो जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी वो तो कम हुई है, लेकिन चीज़ों की कीमतें तो सर अभी भी आपकी, हमारी और आपकी जो पब्लिक की पहुंच से बाहर है। तो जब तक वो पहुंच के अंदर नहीं आएंगी लोग उसको फिर इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट कोई एक जगह तो है जहाँ पर हम बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितने लोग हैं जो हमारी स्टॉक, मेरा 1.5 लाख सवाल यही होता है कि कितने लोग हैं, और ख़ास तौर पे आम आवाम की अगर बात कर ली जाए तो कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से इतना मुनाफा कमा लेते हैं कि उनको देखिए मेरा ख्याल है कि टोटल फिगर जो हम सुनते हैं वो 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है ना, तो हम 25 करोड़ लोगों का बेसिकली मुल्क है। तो जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना, मैं आपको बता दूं, उस वक्त तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई चीज़ें भी सीधी नहीं, जब तक हम पैसे कमा कर अपने कर्जे उतारने के काबिल नहीं होंगे। अभी तो हम कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं और कर्जे पाइल अप, अभी भी कर्जे हमारे मुस्तकिल पाइल अप हो रहे हैं। देखें जो हमारा फिजिकल डेफिसिट, उसमें भी हम, कोई एक वक्त था जब हम सुनते थे कि 6 अरब रुपया रोज़ाना हम मईशत के अंदर डालते हैं, अब वो कुछ 70 अरब रुपये के करीब चले गए हैं, हम रोज़ाना के करीब डालते हैं। तो क्या अगर हम 1 साल के बाद ये 80 पे चले जाएंगे या 85 पे चले जाएंगे, तो इसका मतलब सब कुछ तो ठीक नहीं है। नाफरमानी की तहरीक के लिए रेडी हैं आप? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी भी इस वक्त कोई, ये जो आप इशारे बता रहे हैं, अब फिगर्स बता रहे हैं, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक और ये धरने शुरू होंगे तो ये तो और बढ़ता जाएगा। देखिए मैं एक बात, देखिए मैं नहीं समझता कि सिविल हमें एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त मुल्क में एक अनरेस्ट तो है ना जी, बाहर अनरेस्ट है, जिस अनरेस्ट, और वो बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट कर रहा है। जो इकोनॉमीज होती है ना, उनको मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो नौजवान एहतजाज, ये धरने, ख़ास तौर पे जब शहर ब्लॉक हो जाए, रास्ते कट ऑफ हो जाए, मार्केटें बंद करनी पड़ जाएं, आप लाहौर से बाहर ना निकल सके, एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा हो, लाहौर भी बंद कर दिया जाए, तो कारोबार को कितना असर, डैमेज कितना होता है? देखिए मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ और सिर्फ डैमेज हमारा इस वक्त इंटरनेट की बंदिश से है ना जी, मैं उसका ही कोई हिसाब नहीं कर सकता इस वक्त। देखिए इससे सबसे ख़तरनाक बात यह है कि एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो रही है आपकी यंग जनरेशन के अंदर भी। देखें आपने एक मोबाइल फ़ोन उठाया हुआ, वो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, वो आप कभी वो 4 लाख का, कभी वो 6 लाख रुपए का, लेकिन वो काम ही नहीं करता है, वो ऑन द गो काम ही नहीं करता है। तो जाहिर है देखिए इकोनॉमीज को क्या पसंद होता है? चैम्बर इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्योंकि चैम्बर इंतखाबात हो रहे हों, उससे पहले सिलसिला हो, मुल्की इंतखाबात हो रहे हों, सियासी लीडरान भी यहाँ पे आते हैं, उसके बाद भी आप लोग की मुलाकातों के लिए जाते हैं, तो जब आवाज़ उठाने की बारी आती है तो चैम्बर किधर है? खामोश है। क्योंकि जो आपने इंटरनेट की बात की, एक बहुत बड़ा तबका हमारा वो है जो फ्रीलांसर काम करता है, वो देख रहा है कि मेरे लिए शायद कोई आवाज़ उठा लेगा, कोई है नहीं। देखिए वैसे हमने तो अपना जब भी कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, हमने तकरीबन तमाम लोगों के साथ इंटरनेट की बात की है, क्योंकि देखें बिज़नेस की पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, आप इंटरनेशनली कनेक्टेड ही नहीं होंगे अगर बेसिकली प्रॉपरली, तो आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना जी। इसी तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए इकोनॉमीज़ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? इकोनॉमीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद होता है फ्रीडम, सबसे ज़्यादा पसंद होता है पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब ये चीज़ें सारी होती हैं बेसिकली, तो फिर इकोनॉमीज़ जो हैं वो बेसिकली आप तरक्की में करते हैं। अब ये दुनिया की इकोनॉमी, इसमें टैक्स नेट भी ऐड कर लेंगे, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है क्या वो कंफ्यूजिंग नहीं है? सर ना सिर्फ कंफ्यूजिंग है, देखिए इतना बड़ा टैक्स है। देखिए अगर एक बंदे को ये पता हो कि मैं 100 रुपया कमाऊंगा और 60 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, क्या आप मुझे बताएं कि क्या उसको दिल करेगा कोई पैसे कमाने को? उसका पैसे कमाने को दिल ही नहीं करेगा। अच्छा अल्टीमेटली क्या करेगा? वो टैक्स चोरी की तरफ जाएगा। जब वो टैक्स चोरी की तरफ जाएगा तो उसने गिल्ट उसके अंदर, अब उसके अंदर है गिल्ट कि जी मैं बेसिकली जो है ना वो अपना टैक्स एविजन कर रहा हूँ और इस तरह के मामला था। तो
तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इकॉनमी के मामले के ऊपर। और लाहौर चैम्बर ने मैं समझता हूँ कि जब भी हमारे पास और गवर्नमेंट की जो अच्छी बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो एक वो कार्ड लेके आ रहे हैं कारोबार के लिए, ठीक है ना जी, छोटे बिजनेसमैन के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें। अगर 10 लाख रुपए तक आप उनको कर्जे दे सकते हैं, आसान कर्जे दे सकते हैं, तो इस वक्त लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर और बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है। इसी तरह इंडस्ट्री को भी बेसिकली पैसे की जरूरत है, क्योंकि देखें पिछले कुछ अरसे के दौरान हम इतना बुरी तरह ड्रेन आउट हो गए हैं कि अब हमारे पास भी कुछ मजीद खर्च करने के लिए नहीं है। एक पैसे नहीं है, दूसरा हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। खालिद साहब ये बताइएगा कि ये तो होगी गवर्नमेंट की बात, इसमें एक और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आपके बहुत से काम ऑनलाइन हो सकते हैं। कुछ रवैयों के, हमारे रवैयों के बारे में बताएं ना, हमारे कारोबारी हजरात के रवैये। हम एक ट्रैक पर चल पड़ते हैं, अगर यहाँ पे रियल एस्टेट का काम शुरू होता है तो सारा का सारा मुल्क रियल एस्टेट पे लग जाता है। मतलब ये कितना डैमेजिंग है मौशत के लिए, इकॉनमी के लिए, ये कितना डैमेजिंग है? देखिए मेरा ख्याल है कि हमें ना आज अब ये फैसला करना होगा। हमारा एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे ज़हनों में पता नहीं, हमारा कल्चरली बिल्ट इन हमारा प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो और वो भी बंद कर दो। ये जो होता है ना वो एक शादी वाला एक आपने करैक्टर था ना कि ये शादी नहीं हो सकती, बड़ा मशहूर करैक्टर है। हम बेसिकली कल्चरली मेरा ख्याल है कि शायद इसी तरह बिल्ट इन है कि हम चीज़ों को बंद कर देते हैं। मैं इस बात का हामी हूँ कि देखें हमें चीज़ें रातों रात नहीं होती। कल्चर्स जैसे बाहर से कंपनीज आती है ना, मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड भी आया पाकिस्तान में आके, उसने बर्गर बनाए, तो वो आपको पता मैकरेबिया के नाम से एक मेरी और आपकी माएँ हमें छोटे होते थे वो कुग्गू बना के ना रोटी का हमारे हाथ में पकड़ा देती थी। क्यों? हमारा कल्चर है। तो वो भी कल्चर की आगे उसको, तो जब तक हम अपने कल्चर की बेस के ऊपर चीज़ों को फैसले, आज हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क में हमने क्या चलाना है और क्या बंद करना है। हमने सारा कुछ बंद कर दिया, जबकि सारा कुछ बंद करने से तो चीज़ें नहीं चलेंगी ना। जब तक इस मुल्क की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक इंपोर्ट रिप्लेसमेंट में हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। जब हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो जाहिर है ग्रोथ नहीं मिलेगी हमें। देखिए इस वक्त 50 लाख बच्चे हैं जो हर साल 18 साल की उम्र को पहुँचते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये है असल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ठीक है ना जी। तो अगर आपके पास उनको देने के लिए जॉब्स नहीं है, जॉब्स आपके पास नहीं है, उनको देने के लिए एक मुस्तकबिल आपके पास नहीं है, जबकि वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। वो यूट्यूब खोलते हैं और वो पूरी दुनिया में देखते हैं कि क्या। मैं तो जब छोटा था ना जी, मुझे तो पता ही नहीं था 40 साल तक के दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे तो बच्चे जो 5 साल के, उनको पता कि दुनिया के अंदर बेसिकली, तो उनका रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब तक हम उनको एतमाद नहीं देंगे, जब तक इंडस्ट्री को एतमाद नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस में हम नहीं लेंगे, मैं नहीं समझता कि चीज़ें जो है ना वो हम ये मैं मानता हूँ कि यकीनन स्टेबलाइजेशन हुई है। और अगर मुझे लगता है कि 3 वे प्रोसेस चलता है। पहले आप नेगेटिविटी से वापस आते हैं, स्टेबल होते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप देना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उनको लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, बैरून मुल्क सरमायाकारी आना शुरू हुई है। क्या ये स्टेबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप नहीं चल रहा? देखिए मेरा ख्याल है कि ये वो चक्कर है जिसके अंदर हम पिछले 70 साल से फंसे हैं। ये बात ठीक हो गया ना। देखिए हम क्या करते हैं, हम स्टेबलाइजेशन के नाम के ऊपर ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के जरिए से जो स्टेबलाइजेशन हम लेके आते हैं ना, जो ही हम इकॉनमी को खोलते हैं तो हमारी इकॉनमी हीटअप हो जाती है, हीटअप हो जाती है और हमें बाइट हो जाती है। फिर अगले 4 साल तक हम उसको कंट्रोल करें। देखिए तो हमारी इकॉनमी के साथ हर साल, हर 4 साल बाद कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक नया वज़ीर ख़जाना लाया जाता है, वो अपनी पॉलिसी लेकर आता है, फिर एक वज़ीर ख़जाना आता है। हम मुस्तकिल पॉलिसी क्यों नहीं बैठ कर, आपने एक बड़ी अच्छी बात की आज प्रोग्राम में कि हमें मौशत पर डिबेट की ज़रूरत है। तो क्या लाहौर चैम्बर इसको इनिशिएट नहीं कर सकता या फेडरल इसको इनिशिएट नहीं कर सकता? बिठाया जाए और एक पॉइंट बनाया जाए कि कम से कम 10 साल की पॉलिसी तो बना लें। देखिए मैं आपकी बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए कि जब तक डायलॉग नहीं होगा, जब तक, देखिए कई कत्ल हो जाते हैं ना, आपने देखा फैमिलीज के अंदर कत्ल हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने के इंडियन टेबल पे जिस वक्त वो टेबल पे बैठते हैं, आप देखें वो जो समझदार लोग वो कहते हैं बस आज टेबल पे बैठ गए, अब ये मसला हल हो ही जाएगा। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है, एक यूनिट है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, इंप्रूव करना है, तो क्या ये मुमकिन है कि इकोनॉमी ठीक हो जाए और बिजनेसमैन
ठीक ना हो, इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे चैम्बर्स को, जो गवर्नमेंट्स को जितनी अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ब्रिज हैं, हम देखें हम कोई मुजाहरे नहीं करते, हम तो बेसिकली गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस मुल्क में बड़े बिजनेसमैन बहुत सी बड़ी सियासी जमातों के लीडरान के दरमियान निगोशिएट करते रहे हैं, तो क्या इस वक्त किसी को तो करना है ना, किसी को तो स्टेप फॉरवर्ड करना है। मेरा सवाल ये है कि क्या बतौर इदारा चैम्बर इनिशिएट नहीं ले सकता? पंजाब लेवल पे ही सही है कि इनिशिएट तो लेना, क्योंकि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे। देखिए कभी एक तरफ से बात होती है तो कभी दूसरी तरफ से होती है, कोई ना कोई इनिशिएट तो किया जाए। देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें जब इनिशिएशन जो होती है ना, बेसिकली मतलब हमारा जो रोल है वो तो बेसिकली मशवरा देने का रोल है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर, रिफॉर्म्स के अंदर उनको सपोर्ट करने का, ताकि मिसाल के तौर गवर्नमेंट एक काम करने जरिए 3 साल बाद उसको पता लगेगा ये गलत हो गया, तो हम उसको 3 साल पहले बता सकते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। क्या ये वो पूछते हैं? हाँ, ये बदकिस्मती है हमारी, ये मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि वो रोल जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी का बनता है, या जो अहमियत बनती है, जो, या मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए, जो ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए इस वक्त इस मुल्क को क्या प्रॉब्लम है, क्या मुल्क की सरहदों को कोई प्रॉब्लम है? कोई दूसरा मुल्क आगे हमारे तो मसला नहीं है, तो हम कहते हैं नाजुक दौर से गुजर, तो नाजुक दौर से तो इकॉनमी गुजर रही है, तो इकॉनमी कौन ठीक करेगा? बिजनेसमैन ठीक करेगा। तो अगर बिजनेसमैन नहीं ठीक करेगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें। उसकी रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आप उसको सलूट मारें, मैं नहीं काम कहते। ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि भाई उसको इंगेज करें, जो आप पॉलिसीज रिफॉर्म्स हैं। देखिए हुकूमतें बदलती हैं, हम तो नहीं बदलते ना, तो हमें तो पिछली सारी हुकूमतों का बेसिकली पता है कि कौन क्या गलत करके गया, कौन ठीक करके गया। गवर्नमेंट को एज क्विकली एज पॉसिबल कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि वाकई लोगों को लगे, क्योंकि कुछ इदारे तो मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मईशत अल्फाज का और नंबर्स का एक धंधा है जो कि चलता आ रहा है, और वो सिर्फ चंद लोगों को समझ आता है, आम आदमी को समझ नहीं आता। तो उस आम आदमी को उसकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल से कौन से चंद इनिशिएटिव्स हैं जो फौरी ले लेने चाहिए? देखिए आप हमारी डिस्कशन में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। देखें सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ चली गई है कि हम इंटरनेशनली कंपिटिटिव नहीं रहे। इवन के इस वक्त भी, आज भी जो डॉलर का रेट है, अगर आप रियर के साथ उसको लेखें तो आज भी इक्विलिब्रियम इंपोर्ट की तरफ है, एक्सपोर्ट की तरफ नहीं है। तो हमने, इसका मतलब है कि आज की तारीख तक ये फैसला नहीं किया कि हमें इंपोर्ट को बढ़ाना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो आज फैसला करेंगे तो कल को किसी जगह पर हम पहुंचेंगे। देखें गवर्नमेंट ने आके मेरी फैक्ट्री नहीं चलानी, गवर्नमेंट ने सिर्फ इंसेंटिव को गलत जगह से उठा के सही जगह पे रखना है, बाकी काम मुझे करना है। तो गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है, और गलत जगह से इंसेंटिव उठा के सही जगह पे रखने का मतलब है कि रिफॉर्म्स करनी है। उसने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है ताकि मैं इंपोर्ट ना करूं, मैं यहां पर प्रोडक्शन को अपनी को बढ़ाऊं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें सीधी हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कॉस्ट कर रही है इस वक्त बिजनेस को। उसके ऊपर मेरी दरख्वास्त होगी कि तमाम स्टेक होल्डर से कि खुदारा पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इस वक्त सख्त मुश्किल के अंदर है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि टाइम नहीं है। हम अभी भी बहुत सारे ख़तरे हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। पहले हम सिर्फ डॉलर का प्रॉब्लम था हमें कि डॉलर में हम डेफिसिट करते थे, हमें ज़रूरत थी एक्सपोर्ट बढ़ाने की। लेकिन वक्त के साथ आप देखें कि आप रुपीज़ के अंदर भी आपको, अब वहाँ पर भी इतना बड़ा जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो तो सारा का सारा करीब इंटरेस्ट की पेमेंट्स के अंदर ही जो है ना वो चला जाता है, फिर मुल्क कैसे चलेगा उससे। तो मेरा ख्याल है बहुत सीरियस चीज़ें हैं, संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। पैगाम मेरा ये है, यस पैगाम मेरा ये है कि आप हमारे साथ बैठें, डायलॉग करें, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और कोई वजह नहीं, पाकिस्तान का बिजनेसमैन इतना प्रोग्रेसिव है और इतना रेजिलियंट है, उसको इतना डिमांडिंग भी नहीं है, इतना डिमांडिंग जितना दुनिया के अंदर बिजनेसमैन डिमांडिंग होता है। हमारी डिमांड तो सिर्फ 5-10% चीज़ें सीधी कर दें, तो बाकी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। प्रोग्राम में बात करें मईशत की। आपने अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा कि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
सिविल नाफरमानी की तहरीक, एहतजाज, ये कारोबार को मुतासर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी पे अपोजिशन का मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब में मलिक अहमद खान बुच्चर साहब मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस वक्त अपोजिशन में है, स्ट्रीट पर भी वो है, और ख़ान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक। तो मुनासिब ये समझा कि इनसे पॉइंट ऑफ व्यू लें कि कारोबारी हज़रात जो मुतासर हो रहे हैं, मज़दूर से बात करते हैं ऑन रोड, तो वो भी ये कहता है कि एहतजाज ना करें, हमारे हालात अब थोड़े संभलने दें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुअश्शत हुकूमत के मुताबिक तो बेहतर हो रही है, और वो ये कहते हैं कि ज़्यादा शुमार बेहतर हो रहे हैं, अफरात ज़र कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, हालात ट्रैक पे जाना शुरू हो गए। जब आप बिज़नेस कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ बेहतरी है लेकिन अभी भी बहुत लैक है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रखते हैं, वो कहते हैं अपोजिशन से दरख्वास्त ये करें कि एहतजाजी तहरीक बंद कर दें। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या स्टेटस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि आपकी बात दो हिस्सों में है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एहतजाज होता क्यों। आज अगर 8 फरवरी को एक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसका वोट निकला था, जिसको वोट डाला गया और उसी का वोट निकलता, बिल्कुल ठीक है, तो उसको अगर गवर्नमेंट दी जाती तो आज ये हालात ना होते। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, बिल्कुल हक है, फंडामेंटल राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसी तरफ आ रहा हूं। अब अगर आप एहतजाज से 4-4 दिन पहले ही शहरों को पिंजरानुमा जेल बना देंगे, वर्कर्स के घरों पे आप छापे लगाएंगे, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे। ठीक है। आप खुद लाहौर को देख लें जी, आप बाकी शहरों को छोड़ दें। लाहौर में 24 नवंबर के एहतजाज से कितने दिन पहले लाहौर बंद हो गया? 4 दिन पहले। जी हाँ। तो उसमें हमारा कसूर है? जब गवर्नमेंट खुद एक फेलियर हो चुका है गवर्नमेंट, यानी ये सिर्फ टिकटॉक पे ये चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त 12.5 करोड़ अवाम का सूबा चला रही है। ठीक है। अगर आप खुद एहतजाज को कामयाब करेंगे, हमारा एहतजाज तो जो 20 को कामयाब हो गया था, वो रावी के पुराने पुल तक कंटेनर लगे हुए थे, उससे क्या फ़र्क पड़ा? मरीज़ नहीं निकल सके, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बर्बाद हुई। अच्छा, हमारा क्या होता है? एक प्रोटेस्ट हमने 4 प्रोटेस्ट उससे पहले किए, इन्होंने हमें लूले लंगड़े NOCs दिए, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ पे हमें मिले शहर की सरगर्मियाँ उसी तरह जारी रही। हमने उधर जाके प्रोटेस्ट किया, अपने जलसे किए। इन्होंने पूरा पंजाब बंद कर दिया। उस वक्त आप खुद देखें कि जो भी बाहर से लाहौर से चीज़ें आती थी खाने पीने की, वो कितनी महंगी हुई, आम आदमी कितना मुतासिर हुआ, अब जिंदगी मफलूज हो जाती है। जिंदगी मफलूज। तो ये जिंदगी क्या हम मफलूज कर रहे हैं? हम लेकिन इस पे काउंटर नैरेटिव है ना। देखें, काउंटर नैरेटिव ये है कि आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीडरशिप इस वक्त आप है, वो कह रहे हैं पंजाब से जो बात होती है, जिस तरह भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये पढ़ी लिखी बात भी होती है, तनकीद भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुज़ाकराती बात भी हो जाती है कि मामलात को लेके चलना चाहिए। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है आपका, जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पे आपकी जमात की हुकूमत है, वो कहते हैं वहाँ से जो गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि जेल तोड़ देंगे, निकाल के बाहर निकाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि तहरीक इंसाफ ने रहना ही सड़क पे है। ऐसा क्यों है? मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनो। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फ़र्क ये है कि पंजाब में इस वक्त ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास अक्सरियत नहीं है। ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमारी राउंड अबाउट 200 सीट्स थी पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से जो चीफ मिनिस्टर बाहर आता है, जब आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये कहेंगे कि अटक से हम आगे नहीं आने देंगे, और आप सिर्फ पख्तून नाम पे, देखें ये कर क्या रहे हैं, ये सूबों को इस तरफ लेके जा रहे हैं, वो सूबाई असबियत दोबारा ही शुरू कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने एक बहुत पहले बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग वाला, ये अब दोबारा वही काम कर रहे हैं। जब आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अटक पे रोक के उस पर शेलिंग करेंगे, उस पर आप हमला करेंगे, तो वो आगे फूल बरसाएंगे। देखिए, आप जब डिटरमिन चीज़ें कैसे होती हैं, डिटरमिन होती हैं कि दोनों तरफ का आप मौक़िफ़ सुने और उसके बाद डिटरमिन करें। जब आप KP के हाउस पे देखिए, 4 उधर हाउसेस हैं, KP के, पंजाब, सिंध
बलोचिस्तान, जब आप वो किसकी टेरिटरी है, वो उन सूबों प्रोविंशियल, यस बिल्कुल सूबों ऐसे की होती जी है। हाँ। जब आप उसमें पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जाके वहाँ पे उस पर छापा मारेगी, वहाँ का चीफ मिनिस्टर दौड़ेगा या उसको पकड़ा गया या वो दौड़ गए, तो क्या आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी? लेकिन मलिक साहब, सेंसिटिविटी तो हर तरफ प्रिवेल करनी चाहिए ना। दोनों तरफ से अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं करी तो माज़रत के साथ आपकी जमात भी कोई बहुत बेहतरीन अंदाज से तो नहीं चल रही। जिस तरीके से डायलॉग की गुफ्तगू शुरू हुई तो डायलॉग पे तो आप शराइत खेलते रहे। आज आपके चेयरमैन कहते हैं कोई शराइत ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ने कहा कि मुज़ाकरात करें। जी हाँ। शुरू में गवर्नमेंट के बाख्तियार होने का क्या पैमाना था, क्योंकि हम तो ये नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट अच्छा, बाख्तियार है। ठीक है। अख्तियार किसी और के पास ठीक है, है। आपको भी पता है। अब इनको चाहिए ये था, जब इनकी गवर्नमेंट बन गई, हमारा पहला मुतालबा क्या था? हमारा पहला मुतालबा ये था कि मैंडेट वापस किया जाए, ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई का मैंडेट हमारा दूसरा मुतालबा ठीक था। है। इनको मैंडेट मिल गया ना, लूला लंगड़ा मैंडेट इनके पास आ गया, इनको बिठा दिया गया। अब गवर्नमेंट का काम होता है कि वो मसाइल को हल करे। अगर ये पहली दफा 9 मई का जुडिशल कमीशन बना देती, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हम इनसे रहत नहीं मांग रहे थे, हम इनसे कोई रिलीफ नहीं मांग रहे थे, हम इनको ये कह रहे थे कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि हम भी कुछ अपना आपको देने के काबिल हो कि हमारे पास ये सबूत हैं कि किसने क्या किया। आज दिन तक जो जमहूरी हुकूमत एक जुडिशल कमीशन नहीं बना सकी, जो कि उसको पहले दिन ही बनाना चाहिए था, फिर हमें पता चलता कि ये जस्टिस दे रहे हैं कि ये बाख्तियार हैं, तो हम इनके साथ मुज़ाकरात करने बैठ जाते। जो हमारा बुनियादी मकसद था उस पे भी नहीं आया। और मैं एक और बात आपको भी क्लियर, लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन आपकी जमात के लीडर के बारे में तो बेतासुरन तो गुफ्तगू करना नहीं चाहते, ना ही वो आपकी जो कमेटियाँ बनती हैं या इस वक्त आपके चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी, उनको बाख्तियार करते ही नहीं है। वो तो इस मौक़िफ़ पे आते ही नहीं कि गुफ्तगू करें। मैं बताता हूँ, वो बानी पीटीआई अगर इस मौक़िफ़ पे नहीं आते तो मेरे जैसे एक आम से वर्कर को भी पता है कि इनसे किसी मौक़िफ़ पे आने का फ़ायदा ही कोई नहीं। जब इनके पास अख्तियार ही नहीं है, ठीक है, उनसे ये कह रहे हैं कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाए। बेसलेस मुकदमात हैं। बेसलेस मुकदमात ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता कि ओवरनाइट मुकदमे सुबह ख़त्म हो जाएंगे। बेसलेस मुकदमात ख़त्म करने का ये मतलब होता है कि आपकी ट्रांसपेरेंट के साथ आपके वो चलें, जो प्रोसीडिंग्स चलें, लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, जजेस कानून के मुताबिक फैसला दे। इधर तो ये पोजीशन है, 2.25 साल तो हमारे चलान नहीं गए। हमारे 2.25 साल हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सुप्रीम कोर्ट ने अब तो इजाज़त दे दी ना, मिलिट्री कोर्ट्स की भी इजाज़त दे दी। अच्छा, उमर सरफराज चीमा, ये सारे लोग इस वक्त अभी डिटरमिन भी नहीं हुआ कि ये मुजरिम है, तो जमानत इनका हक था, इनकी तो अभी तक जमानतें नहीं हुई। 26 नवंबर को आप निकले, आपने कहा कि खान को रिहाई करा के बाहर आएंगे, जेल तोड़ना पड़ा, जेल तोड़ेंगे। आपने कहा, आपकी जमात ने ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ आई, फिर एलिया भी खान साहब की बाहर निकली और उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 47 वालों को गिरा के वापस अपना मैंडेट भी लेकर आएंगे, इस पर वापस आएंगे। आज बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि कोई अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। शिफ्ट, इतना बड़ा शिफ्ट। देखिए मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बाख्तियार मुज़ाकरात में हमारी कोई शर्त भी नहीं होगी, लेकिन हमें पता हो कि बाख्तियार मुज़ाकरात नहीं। आपके चेयरमैन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं और अनकंडीशनल मुज़ाकरात कर रहे हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जब उनको यकीन होगा तो वो अनकंडीशनल करेंगे। दूसरी बात आप कर रहे हैं 26 नवंबर की। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने, आप लाहौर की मैंने पहले बात की, आपने पूरे पंजाब को इन्होंने बंद कर दिया, लोगों पे पर्चे दिए। और ये मैं समझता हूँ कि जो 1 साल गुजर रहा है इस गवर्नमेंट का, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे FIR देने के, उनके घरों में घुसने के, उनकी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करने, उनकी बीबियों की बेहुरमती करने के अलावा इनका कोई और काम नहीं था। अच्छा, इन्होंने किया क्या?
इन्होंने किया ये कि इन्होंने पूरा पंजाब बंद कर दिया। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आप सीधी फायरिंग शुरू कर दें एक निहत्थे लोगों पे? सर ये आखिरी टाइम होता है जब और कोई चारा ना हो। ये एक ये ऐसा सान्या हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में न कभी पहले हुआ है और न फिर कभी होगा। लेकिन ये आप मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर के उस वाक़े को ये किस तरह जस्टिफाई शहबाज शरीफ करेगा? देखिए गवर्नमेंट तो खैर मानती नहीं, लेकिन अब हम सब का इससे मौक़िफ़ ये है कि अगर जान एक भी गई है तो वो काबिल मज़म्मत है। जान तो जान है, इंसानी जान है। इस पे भी आपकी पार्टी एक पेज पे नहीं आ सकी। लोग अब आपके वर्कर हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये लीडरान हमारे क्या करें, आपकी पार्टी एक पेज पे ताहाल नहीं आ सकी इस पे। खान साहब जेल से बात करते हैं, अलीमा खान साहिबा कुछ और बात करती हैं, बाकी लीडरान कुछ और बात करते हैं, नंबर्स डिफरेंट चल रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही कोऑर्डिनेशन किधर गई। तहरीक इंसाफ वाज द ओनली पार्टी जिसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है और मैं कम से कम सब कंटिनेंट की हद तक तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि इतना लंबा एहतजाज और इतने मुश्किल हालात किसी पार्टी पे नहीं आए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें 139 लोग जिनकी लिस्ट हमने जमा करवा दी है, गौर खान साहब ने जो एप्लीकेशन दी है वो अभी तक हमारे सर्टिफाइड हुए। हमारे हालात मिसिंग जो है 139 मिसिंग है, इंजर्ड हैं, मिसिंग है, उनका तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, अब हम कैसे एक हवा में कोई बता सकते थे? लोग तो हमारे काफ़ी मिसिंग हैं। इधर पोजीशन ये थी कि कुछ लोगों को डराया धमकाया गया कि आपने अगर कोई पर्चा या कोई FIRs या कोई इस किस्म के की तो आप पे भी दहशतगर्दी की FIRs होगी। हालत ये है कि एक बंदा मुल्तान में बैठा है, उस पर FIR हो गई है इसमें इस्लामाबाद में। ठीक। देखिए आपका जो पाकिस्तान पीनल कोड है CRPC है, उसके मुताबिक वुरसा के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो ये कानूनी जो पेचीदगियाँ थी इनको हम दूर कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक पेज पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बड़ी जमातों में, लेकिन इतने मखसूस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहद है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आफ्टर 26 नवंबर और ज़्यादा मुतहद हो गई है क्योंकि तकलीफ में लोग मुतहद होते हैं। हम तकलीफ में खड़े हैं और आज दिन तक पंजाब में आप देख लें कि पहली दफ़ा ये किसी एक बंदे को नहीं हिला सके। और आपने कहा कि खान साहब की वाइफ बाहर निकली हैं, देखें उस बीबी पे खुद तकरीबन 9-10 FIRs हुई हैं अभी हुई हैं। उससे पहले उन पे कितनी FIRs हैं? 9 महीने वो नाहक जेल में रही हैं। तो क्या अपने खामद के लिए कोई बीवी ना निकलेगी? डेफिनेटली जब इंसाफ नहीं होगा। हम मुज़ाकरात से नहीं भागते, लेकिन डेविएट हो गया ना बहुत कुछ। एक बयान कुछ और आ रहा है, एक बयान कुछ और आ रहा है, लीडरशिप कुछ और कह रही है, नीचे वर्कर सेकंड टियर कुछ और कह रही है, फिर वर्कर तक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जा रहा है वो डिफरेंट है। मैं बताता हूं, कन्फ्यूजन हो जाती है ना। मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे हालात किसी और जमात पे जाएंगे तो लोग तो छोड़ जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हमारा मुकाबला सिर्फ सियासी जमातों से नहीं है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हमें तो मारा जा रहा है, हमारे इतने बंदे मार दिए, हमारे निहत्थे। क्या अब आप तक नीचे पंजाब लीडरशिप को बताया गया है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं या जिस तरफ जा रहे हैं, जो गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने साथ ये कोट की खुद का, मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ बहुत होगी, बस मुज़ाकरात हो जाएँ। तो वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, गवर्नमेंट के साथ हो जाएं, बैठ जाएं टेबल पे। क्या आपको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया कि ये स्ट्रेटजी है? मैं अर्ज़ करता हूँ, बात ये है कि मुज़ाकरात से गौर खान साहब अब भी कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है, हम मुज़ाकरात से कभी नहीं दौड़े। कल ये ना होना कि जेल में मुलाकात हो और जाके फिर वहाँ जेल के बाहर, क्योंकि जेल के बाहर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और दोनों का मौक़िफ़ डिफरेंट होता है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए बात ये है, जेल में जो बैठा है ना बानी पीटीआई, उसको हर चीज़ का पता है। बिल्कुल ठीक है। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। जलाल चौधरी ने क्या कहा? जी हाँ। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? सब ने यही कहा। ख्वाजा साहब ने तो अभी भी बयान दिया, कहा मुझे तो इनकी रिक्वेस्ट पे अब शक हो रहा है कि ये क्यों मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मेरी बात सुन, अब यही बात है, क्या हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे? आपको पता है कि
34 पॉइंट समथिंग वोट पंजाब में लिया है पीटीआई ने, और 31 पॉइंट समथिंग तमाम तर धांधली और तमाम तर फस्तायत के बावजूद वोट लिया नून ने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे। हमें तो पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। देखिए हम इनसे क्यों बार बार मुज़ाकरात हम इनसे करने के लिए संजीदा हैं, जब हमें कुछ नज़र आए कि ये इन्होंने मुज़ाकरात बाख्तियार करने हैं। जब इनके आकाओं ने इनको कहना है उस वक्त मुज़ाकरात हो जाएंगे, जो फैसला उधर से आने तो आपके मुज़ाकरात फिर जिस तरह जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो बाज़ाहिर लगता है ये कि आपके डायरेक्टली मुज़ाकरात होने चाहिए, दरमियान में ये गवर्नमेंट को साइड पे बैठ जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हो बाख्तियार, अगर हो तो गवर्नमेंट हो। मैं तो आपके मुताबिक तो गवर्नमेंट बाख्तियार नहीं है मेरे तो मुताबिक। फिर मुज़ाकरात क्यों करने हैं? मैं उसको बताता हूँ। मेरे फोटो सेशन क्यों करना है सर? मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि इनको कुछ मुज़ाकरात की इजाज़त मिली है। ठीक है, हम तो देखिए आपके सामने खड़े हैं। PMLN का मौक़िफ़ ये है कि वो जब ऑपोजिशन में थे, ये सारी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो तब भी इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते थे, लेकिन बानी PTI मुज़ाकरात तब भी नहीं करना चाहते थे, वो तो हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, तो अब कैसे मुज़ाकरात कर लेंगे? PMLN जो है ना, PMLN उस पर इतनी सख्तियाँ, क्या PMLN से निशान छीन लिया क्या? PMLN के लीडर पूरी कंपेन की गई थी, प्रपोजर स्कैंडर्स को क्या अगवा किया गया था? नहीं, सब मौजूद थे, सब ने अपना अपना काम किया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इस दफ़ा हुआ है, हम 2.25 साल हो गए फस्तैयत का शिकार है। हमारे प्रपोजर स्कैंडर को अगवा किया गया, हम हल्कों में जा नहीं सके। मैं खुद हल्के में नहीं जा सका, मैं एक दिन हल्के में नहीं गया। मैं इलेक्शन डे वाले दिन मैंने अपना वोट भी पोल नहीं किया। सियासी जमातें बेहतर नहीं आपस में बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, फैसला कर लें? मैं तो एक बात इतना मसला क्या है? मैं तो बार बार एक बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों को बाख्तियार होना चाहिए बैठना। कैसे होंगी बाख्तियार? ये क्या तो तहरीक इंसाफ बाख्तियार हो गई है? तहरीक इंसाफ तो अब बाख्तियार, पहले तो नहीं थी ना? नहीं, पहले भी तहरीक इंसाफ बाख्तियार थी। खान साहब ऑन बोर्ड कहते थे मुझे तो गवर्नमेंट नहीं चलाने दी गई। मैं आपको वही मैं बताता हूँ। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब हमसे नहीं चली, या खान साहब से जब गवर्नमेंट छीनी गई, हम तो उस वक्त से ज़ेर अताब आ गए ना, हम तो उस वक्त से भुगत रहे। और सारी भुगतते हैं जब ज़ेर अताब आते हैं। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का प्रॉब्लम ही ये है। ये दौड़ के चले जाते हैं और इनके साथी इनको छोड़ जाते हैं। आज इमरान खान के साथ लोग क्यों खड़े हैं? क्यों इस वक्त वो सर PMLN ने भी यही देखा ना, चाहे कम देखा, लेकिन पार्टी नहीं टूटी, पार्टी मौजूद रही। ये वो आपकी वाली बात है कि मुश्किल वक्त में इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप भी इकट्ठे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, इसलिए पूरा इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि खान बैठा है जेल के अंदर, मुल्क छोड़ के नहीं गया। बिल्कुल ठीक। अगर मुल्क छोड़ के जाता तो काफ इधर से भी एक बन जाती। नून के पीछे काफ बन चुकी थी, और आपको याद होगा कि खिलाफ थी परवेज मुशर्रफ के दौर में सिर्फ 17 सीटें थी। जी हाँ, हमारे पास तो 100 सीट्स आई हैं इस बुरे हालात में भी, जब हमारा निशान भी नहीं था। तो मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त कि इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। शहबाज शरीफ ने ये जो काम किया है डी चौक वाला, जाहिर है इस वक्त अख्तियार उसके पास है, वज़ीर आज़म के हुक्म पे सब कुछ होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये काम उसको पहले स्टेप में ही करना चाहिए था? एक निहत्ते जलूस पे एक सरकार एक आपका सियासी आ रहा है, एक इज्तिमा है सियासी, उधर गमला नहीं टूटा। मुझे बता दें उधर क्या हुआ है? ठीक है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या स्टेटस है? 15 की तारीख दी खान साहब ने 15 की तारीख कंडीशनली दी हुई है। ठीक है। उसके बाद दोबारा खान साहब के पास मीटिंग होगी, फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगी उसको ओबे किया। अब तो ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह अचकज़ई साहब ने भी रिक्वेस्ट कर ली कि तहरीक इंसाफ ये ना करे। देखिए ये तो आप बातचीत तो होती रहती है। आपकी ज़ाती राय में, पर्सनल ओपिनियन में मैं जा रहा हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी, कि आप क्या चाहते हैं? सिविल नाफरमानी की तहरीक होनी चाहिए? हम अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त इकोनॉमिकली? सर मैं बताता हूँ आपको, इकोनॉमिकली तो उन्होंने वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए पंजाब की हद तक मैं आपको बताऊँ, पंजाब में इन्होंने तकरीबन 799 अरब रुपए का तो नुकसान किया किसान का। आपकी 1 करोड़ गांठ इस वक्त तक आ जानी चाहिए थे कॉटन की, अभी 40 लाख पे हम नहीं पहुंचे। हमारे जो आपका बेस करता है एग्रीकल्चर पे, आपका सूबा इस वक्त सूबा फारिग हो चुका है।
ये तो आप रखें एक साइड पे। ठीक है। अब आप आ जाते हैं पॉलिटिकली। लेकिन जब दीवार से लगाया जाएगा, एक जमात को सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा, एक जमात के लोग बाहर निकल के किसी से खड़े होकर बात नहीं कर सकेंगे, फिर लोग हम क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल देखिए ठीक ना, है। मैं ये चाहता हूँ, लेकिन आपकी ज़ाती राय क्या है इसमें? मेरी जाती राय जो पार्टी फैसला करेगी, हमने तो पार्टी को ओबे करना है। बट 26 नवंबर में पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसके बावजूद कि FIRs हुई, पंजाब बंद रहा, क्योंकि इससे पहले बहुत से मौक़े हैं कि तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड करती थी। सिविल नाफरमानी पे आपको लगता है कि रिस्पॉन्ड कर देगी? मैं पहली बात तो आपसे इस बात पे नहीं करूँगा इत्तेफाक के पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है। कम अज़ कम मेरी ज़ाती राय और ज़ाती अंदाजे के मुताबिक पंजाब से लोग निकले। ये ज़रूर है कि जितने हमें उम्मीद थी उतने नहीं निकले। उसके दो वजूहत। पहली वजह ये है कि पंजाब को बंद कर दिया गया। आप बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, बंद था। ठीक है। इस तरह बंद कर दिया गया कि लोगों को स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों को बच्चों के थ्रू थ्रेट किया गया, बीवियों के थ्रू किया गया। लेकिन 26 के बाद लोगों ने निकलना शुरू, 26 की अगर ये वाक़या ना करते तो दूसरे दिन पंजाब निकल गया था। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब जिस तरह 9 महीने हो गए हैं फस्तैयत का सामना कर रहा है, इस तरह कोई जगह नहीं कर रही। और ये तारीख़ में पहली दफ़ा है कि पंजाब खड़ा है, पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़ा है। और मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ कि एक प्रोग्राम, एक जलसा हमें ये करने दें जिसमें ये कंटेनर और ये ना, बेशक हमें चुलिस्तान के रेगिस्तानों में ठीक है, उनको समझ लग जाएगी कि पंजाब किसके साथ। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बच्चू साहब नाज़रीन मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। प्रोग्राम में आपने कोशिश की कि अवामी राय भी रखी जाए, कारोबारी हजरात की गुफ्तगू भी रखी जाए। अपोजिशन पे एतराज़ ये है इस वक्त के अपोजिशन क्योंकि स्ट्रीट पर है, स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करना चाहती है। वो कहते हैं हमारे पास मजालिम हो रहे हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे पास ऑप्शन और कोई मौजूद नहीं है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का भी बयान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। अब ये वक्त बताएगा कि मुज़ाकरात होते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि पंजाब की क़यादत अभी भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखती है कि मुज़ाकरात उससे हों जो बाख्तियार है। तो मुल्क में बाख्तियार कौन होगा, सियासी जमातें कब खुद बाख्तियार होंगी, ये वक्त फ़ैसला करेगा। आज के प्रोग्राम में मैं सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।